गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, है ना। पिछले लेसन का जैसे हमने कहा था कि आपकी बुक में एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं उसको आप तैयार कीजिए, बाकी प्रश्न हम रिवीजन के समय में कराएंगे, ठीक है। तो अब कार्बन और उसके यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि कार्बन हमारे लिए या हमारे दैनिक जीवन में एक ऐसा तत्व है जिसकी आवश्यकता हमको हमेशा पड़ती रहती है। वायुमंडल में जो कि कम मात्रा में है, लेकिन ईंधन के जलने के फलस्वरूप, भोजन के पाचन के फलस्वरूप, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब कार्बन पर निर्भर करती हैं। हाइड्रोजन, कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, सब में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन में आबंधन सहसंयोजी बंध, यानी कार्बन और कार्बन के परमाणुओं की अगर हम संरचना देखें तो उनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। जैसे सपोज करो कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, ठीक है। तो कितना हो गया 2 और 4। तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से संयुक्त होते हैं। यानी कार्बन की संरचना हम देखें या इसकी संयोजकता देखें, आगे देखेंगे हम लोग, तो इसकी संयोजकता 4 होती है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है। इसके पहले हम लोग देखे थे आयनिक बंध। आयनिक बंध में प्रबल बंध होता है जिससे कि उस यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कार्बन के कुछ यौगिक हैं यहाँ पर, जैसे मीथेन है, ये मीथेन, एथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, एसिटामाइड, ये सब जितने हैं इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि इनके बीच में सहसंयोजक बंध बने होते हैं। तो इस तरह से कार्बन अपने बाह्यतम कोश के 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा सहसंयोजी बंध बनाता है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणु भी हैं। इसके पहले जब संयोजकता पढ़ाए थे तो उसमें ये चीज़ें थी। जैसे हाइड्रोजन के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान से, शेयरिंग से पेयर बन गए। एक इलेक्ट्रॉन यह इसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है। क्यों? हाइड्रोजन के प्रथम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। तो एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण से एक इसको दे, तो बीच में क्या हो गया, सहभागी, यानी आपस में शेयरिंग के दौरान बनने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक होता है तो एकल बंध बनता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के मध्य जो एकल बंध बनता है उसके कारण से हाइड्रोजन अणु बनता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले जो अणु हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के एक परमाणु और दूसरे परमाणु के मध्य जो बनता है वो एकल बंध बनता है और क्लोरीन का एक अणु बनता है, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके ये इसके बीच में चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड हो गया और ऑक्सीजन का अणु बनता है। इस तरह से कुछ तत्वों के उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा 8th क्लास में भी पढ़ी थी कि कार्बन के बहुत सारे अपर रूप होते हैं। अपर रूप का मतलब एलोट्रॉप्स, इंग्लिश में कहते हैं इसको एलोट्रॉप्स। इसका मतलब होता है कि कार्बन के रासायनिक गुण एक होते हैं, इनके रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन सबके रासायनिक गुण एक समान होते हैं। जैसे कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, लकड़ी का कोयला, काजल आदि रूपों में पाया जाता है, लेकिन क्या है, सबका रूप अलग अलग है। अब इनके रासायनिक गुणों का अगर हम परीक्षण करें तो सबके गुण एक समान होते हैं। ऐसे पदार्थों को कार्बन के अपर रूप कहते हैं, ठीक है, जिनके भौतिक गुण तो समान होते हैं लेकिन रासायनिक गुणों में भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुणों में समानता होती है। इन रूपों को उस तत्व के अपर रूप कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बुक में कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के माध्यम से दिए हुए हैं, इसको आप रीडिंग लगाओगी। कार्बनिक रसायन का परिचय है। खनिज पदार्थ, वनस्पति, माने कार्बनिक रसायन किन किन चीज़ों में पाया जाता है। ऑर्गेनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ। तो पहले ये था कि रासायनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थों को लैब में तैयार किया जाता था, लेकिन
कार्बनिक पदार्थ केवल जैव शक्ति में ही पाए जाते थे, जिसको कि जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना गया था। लेकिन बाद में जैव शक्ति को प्रयोगशाला में बनाने के लिए रसायनज्ञ वोलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म किया और तो यूरिया प्राप्त किया। इसके पहले अमोनियम साइनेट को अमोनिया तथा हाइड्रोजन साइनेट के संयोग से प्राप्त कर मैंने ये यूरिया मिल गया, और यूरिया का गुण जब देखा गया तो पाया गया कि यह एक कार्बनिक यौगिक है। तो यूरिया के पाए जाने के कारण से अब ये हो गया कि इसको प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो वर्जीलियस और वोलर के प्रयोग के आधार पर इसको जैव शक्ति सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है और उसका अंत कैसे हुआ। इसके बाद है कार्बनिक रसायन का परिचय। ये केवल इस लेसन का परिचय मैं पहले आपको बता रही हूँ। कार्बनिक रसायन की वह शाखा है जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब उसमें कौन से यौगिक होते हैं, है ना, सभी कार्बन वाले यौगिक नहीं, कुछ कार्बनिक यौगिकों को छोड़ा जाता है, जैसे कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, ये सब जो हैं कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं क्या होती हैं? कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की उपस्थिति आवश्यक होती है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन लगा रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। विशेष करके कार्बनिक यौगिक में कार्बन के साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति अधिकांशतः होती है। इसका स्रोत होता है जीव जंतु और पेड़ पौधों में ये कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, यौगिकों की संख्या होती है 20 लाख कार्बनिक यौगिकों की खोज हो चुकी है, जबकि कार्बनिक यौगिकों की संख्या जो है लगभग 1 लाख ही है। यानी कार्बनिक यौगिकों की खोज हो गई है और अकार्बनिक की संख्या उसकी तुलना में कम है। ठीक है, एक विशेषता इसकी ये होती है कि इन यौगिकों में जो कार्बन पाया जाता है, इस कार्बन में श्रृंखला बनाने के गुण अधिक होते हैं, यानी अन्य तत्वों के साथ यह श्रृंखलाबद्ध हो जाता है और श्रृंखलन की क्रिया ये आसानी से कर सकते हैं। अणुओं की जटिलता होती है इनके मध्य, ये जो यौगिक बनते हैं इनमें अणुओं की संख्या, अणुओं की जटिलता अधिक पाई जाती है, इनके अणुभार भी अधिक होते हैं। ऊष्मा का प्रभाव होता है, अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में कार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं कम होते हैं, और इन्हें गर्म करने पर ये अपघटित हो जाने की प्रवृत्ति अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में बहुत अधिक होती है, टूट जाते हैं। ठीक है, बंधनों की प्रकृति होती है, अधिकांशतः जो होते हैं इसमें सहसंयोजक बंध ही पाए जाते हैं, और आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध की उपस्थिति होने के कारण से इसमें अन्य आयनिक बंध इत्यादि नहीं पाए जाते हैं, इसमें सहसंयोजक बंध ही पाए जाते हैं। ठीक है, विलेयता होती है, कार्बनिक यौगिक जल में अविलेय होते हैं और कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, ईथर इत्यादि में विलेय होते हैं। अभिक्रियाओं की गति, कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं की गति प्रायः कम और अकार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं की गति अत्यधिक होती है। समावयवता होता है, ये अगर हम सूत्र के आधार पर देखें, अणुसूत्र के आधार पर देखें तो परमाणुओं यौगिक में परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो अणुसूत्र होता है वह एक समान होता है, लेकिन अगर हम उनके संरचना को देखें तो संरचना सूत्र इनकी अलग अलग होती है। ऐसे पदार्थ को एक दूसरे का समावयवी कहते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल और डाईमेथिल ईथर दोनों कार्बनिक यौगिक हैं, लेकिन इनका अणुसूत्र जो होता है C2H6O होता है, C2H6 डाईमेथिल ईथर, CH3 C123 CH3 और O। ठीक है, इस CH3 इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं C2H6O। कहने का मतलब कि कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ठीक है, उसी तरह से एथिल अल्कोहल में भी है, कार्बन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो अणु संरचना के आधार पर इनका अणुभार या अणु संरचना अगर निकालें तो दोनों एक आएंगे, एक समान होंगे, लेकिन इनकी संरचना सूत्र जो है दोनों अलग अलग हैं, इनके रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। तो ऐसे पदार्थ
जो एक अणुसूत्र द्वारा केवल एक ही अकार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किया जा सकता है, अर्थात अधिकांशतः अकार्बनिक यौगिक समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि कार्बनिक यौगिक ही केवल समावयवी गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है। बहुलकता होती है। कार्बनिक यौगिकों का एक विशेष गुण होता है कि ये बहुलक यानी पॉलीमर होते हैं। जैसे बेंजीन तथा एसिटिलीन दो कार्बनिक यौगिक हैं, इनके अणुसूत्र होते हैं C2H6 और C2H2। C2H2 जो है ये एसिटिलीन का फार्मूला है। इन दोनों का मूलानुपाती सूत्र अगर हम निकालें तो CH ही मिलेगा, है ना। तो ये कहने का मतलब कि ये चेन सिस्टम में ये अणु, इनकी संख्या के आधार पर अगर देखें तो इनको हम बढ़ाते जाएंगे, श्रृंखलन करते जाएंगे, तो जो प्राप्त होता है वो बहुलक कहलाता है, और इसे बहुलकता का गुण कहते हैं या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये लगभग कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं होती हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको आप लोग अपने इसमें पढ़ जाए। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। सबसे मेन चीज़ जो है यही हम लोग पढ़ेंगे, कार्बन की सर्वोत्मुख प्रकृति। चैप्टर का स्टार्टिंग यहीं से है। ठीक है।